किन्हीं को कोई डाउट? लास्ट क्लास समझ आई थी आपको? ओके, आज आपकी पहली क्लास है? अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है ना? अगला जो टॉपिक लिखना है आपको, वो लिखना है आपको कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये एक डायग्राम में चीजें हमारी सोल्व हो जाएंगी। अच्छा, क्या होता है तारामंडल? व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? तारों का वो यस, आप बताइए समृद्धि। तुक्का ही मार, तो कुछ तो बोला करो। यस शुभम। है? हाँ, यानी एक तारों का समूह है जो किसी क्रम में होता है ना? या व्यवस्थित तारों का समूह, है ना? या सिक्वेंसली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ सम स्टार्स नोन एज कॉन्स्टेलेशन। जैसे सप्तऋषि हो गया, है ना? जैसे अर्सा मेजर हो गया, ठीक है, जैसे ओरियन हो गया। ये सब क्या है? तारामंडल ही तो है। तारामंडल यानी तारों का एक समूह होगा जो किसी निश्चित क्रम में होगा, उसी को आप लोग क्या बोल देते हैं? तारामंडल बोल देते हैं। उसी में हमारे पास में एक तारामंडल है, कौन सा? अर्सा मेजर। इसी को आप बिग बियर भी कहते हैं। क्या बोलते हो बेटा? बिग बियर भी बोलते हैं। अब इसी का एक पार्ट है, इसी का पार्ट है कौन? सप्तऋषि, है ना? और सप्तऋषि का पार्ट कौन है बोलो? पोलर स्टार। पोलर स्टार, सप्तऋषि भी क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। बात समझ आई? ऐसे ही हमारे पास में एक तारामंडल है, कौन सा? ओरियन कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल के नीचे अगर मैं ऐसे एरो दे रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? ये तारामंडल ही है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओरियन कॉन्स्टेलेशन। इसका एक तारा है, कौन सा? रिगेल। ब्राइटेस्ट स्टार है वो, इसका ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ इट। एंड इसके बाद में कौन सा हो जाएगा जी आपका? बिटेलगीज। यानी फर्स्ट नंबर पे तो ये है आपका सबसे चमकीला, और सेकंड नंबर पे ये है आपका सबसे चमकीला, है ना? यानी सेकंड प्लेस ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट स्टार किसका? तारेमंडल का। यानी ओरियन तारामंडल में सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा बोलो? आपका मुझे नाम बताओ अपना। आकाश। हाँ, ओके आकाश। आकाश, ओरियन कॉन्स्टेलेशन में बेटा सबसे चमकीला तारा, ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन इज रिगेल, ठीक है? सेकंड नंबर पे ब्राइटेस्ट विल बी बिटेलगीज। बात समझ आ रही है? ओके। तीसरी बात जो आती है हमारी इस कॉन्स्टेलेशन से ही, टोटल कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई हमारे पास में कितने हो गए? हमारे पास आकाश में कुल 88 तारामंडल है। क्लियर है? कितने हैं? 88, 88। अब 88 तारामंडल में कोई लार्जेस्ट भी होगा तो कोई स्मॉलेस्ट भी होगा। लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन एंड स्मॉलेस्ट या स्मॉल कॉन्स्टेलेशन, है ना? थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं। लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन हमारे पास में कौन सा हो जाएगा जी? हाइड्रा। हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन, जिसमें कितने तारे हैं? 13 स्टार्स।
स्मॉलेस्ट या स्मॉल कॉन्स्टलेशन हमारे पास में कौन सा हो जाएगा जी? क्रक्स। और कितने तारे हैं इसमें? 4 स्टार। इंपॉर्टेंट जो सारी बातें थी कॉन्स्टलेशन में, ये मैंने यहां पे नोट कर दिया। हाइड्रा में 13 स्टार्स है ना। तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल में कितने तारे हैं? 13। क्रक्स तारामंडल में कितने तारे हैं? 4। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? 88, 88। अब उनमें से एक है ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? रीगेल। सेकंड नंबर पे सबसे चमकीला तारा किस हो जाएगा? कौन सा आपका? बिटलगीज। तो बिटलगीज किसका तारा है? ओरियन का। उसके बाद में अर्सा मेजर या बिग बियर एक तारामंडल है जिसका भाग कौन है? सप्तऋषि तारामंडल। अब सप्तऋषि का ही भाग कौन है? पोलर स्टार, जिसको आप लोग ध्रुव तारा बोल देते हैं। अच्छा, डायरेक्शन को मेजर करने के आपके पास में 2 माध्यम होते हैं, है ना। दिन में आप दिशा देख सकते हैं सूरज को देख के, और रात में ध्रुव तारे को देख के। बात समझ आई? कहां पे होता है ध्रुव तारा? बोलो शिवा का। उत्तर में होता है ना, नॉर्थ में होता है। रीजनिंग में भी काम आने वाली चीज है ये। जैसे सपोज आपका घर वेस्ट में है और आपको अपने घर पे जाना है, तो आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं, तो आपको अपने घर वेस्ट में जाने के लिए पोलर स्टार को या ध्रुव तारे को अपने किस दिशा में रख के चलना होगा? यानी जाहिर सी बात है, अपने राइट हैंड की तरफ रख के उसके आप चलोगे, तब जाके वेस्ट में पहुंच जाओगे आप अपने कमरे में या अपने घर पे। बात समझ आ रही है नहीं? ओके। तो ये चीज वहां पे भी काम आती है आपके। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से फोकस करो। 88, देयर आर 88 कॉन्स्टलेशन इन अवर स्काई। या मैं यहां पे लिख दूं, देयर आर 88 कॉन्स्टलेशन इन आवर स्काई। ये चीज आपने यहां पे देख ली। अब स्काई मैंने लिखा यहां पे, तो क्या आकाश? ये चीज यहां पे नोट कर लो। समझ आ रहा है? इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये हैं जी। क्लियर? नोट हो गया? यस। अंदाजा है ये हमारा कि हमारे, या मैं कहूँ देखो, दरअसल यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें, है ना, अनसुलझी हुई हैं, है ना। या मैं कहूँ अभी रहस्य ही है कि भाई क्या है क्या नहीं। अब किसी ने पूछा कि भाई कितने तारे हैं हमारे यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते वो आकाश का नाम ले देते हैं, है ना, कि हमारे आकाश में कितने तारे हैं। तो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता। अब लोग क्या करते हैं इससे बचने के लिए कि तो अपने सिर के बाल गिन ले, है ना, उतने ही तारे हैं। फिर ना तो बाल गिने जाएंगे ना ही तारे गिने जाएंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाया कि हमारे यूनिवर्स में 10 टू द पावर 11 कितनी है जी? क्या है? सॉरी, गैलेक्सीज हैं। और एक गैलेक्सी में 10 टू द पावर 11 स्टार्स हैं। अब काउंट कर लो कितना होता है 10 टू द पावर 11। नहीं, ये अंदाजा है। जैसे होता है ना कि भाई किसी का, कि भाई अंधेरे कि भाई तीर, अंधेरे में तीर मार दिया और बिटोड़े में लग गया, वो है ना। तो ये, तो जो बोला अपना ठीक है भाई, और लोगों ने मान लिया, क्योंकि कैसे सिद्ध करोगे कि नहीं है?
नहीं कर सकते ना। अब कोई ज्यादा ही ऑथोराइज्ड पर्सनैलिटी जब ये बात बोल दे तो लोग उसकी बातों पे शक नहीं करते हैं, है ना। जैसे हम लोगों के धर्मगुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया क्या हम उनकी बातों पे हम शक करते हैं क्या? है ना। किसी ने बोला कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नहीं। आदमी की इतनी हैसियत हो गई कि वो राम को लेके आएगा, है ना। जिस आदमी ने, या मैं कहूं कि जिस शख्सियत ने या जिस शक्ति ने हम लोगों को रहने के लिए इतनी बड़ी दुनिया दे दी, हम लोग उसके लिए मंदिर बनवाते फिरते हैं। बात समझ आई? तो क्या है, ये एक तुच्छ मानसिकता है, कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए की गई घटिया पॉलिटिक्स है। हाँ जी। क्या पूछ रही हैं आप? किसकी स्पेलिंग? CRUX, क्रक्स। ठीक है। तो कभी भी इन पॉलिटिशियन की बातों में नहीं आना है। इतनी गंदी प्रवृत्ति हो चुकी है आज राजनीति में कि लोग धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या, इन लोगों को भूखे नंगे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। रोजाना कितने लोग भूखे सोते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन धर्म के नाम पे देखो, फिर भी मैं किसी पार्टी का फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं यहां पे, लेकिन अगर जनता समझदार होती तो सिनेरियो कुछ और ही होता। और जनता को समझदार भी होना पड़ेगा और एजुकेटेड भी होना पड़ेगा रियलिटी में। जब तक ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इनको कोई भी बहका के चला जाएगा। कोई भी, जिनको ढंग से बोलना तक नहीं आता उनको वोट दे रहे अधे पौवे में। इतनी वैल्यू है एक वोट की, है भाई क्वार्टर मिल गया अब तो उसी को वोट देंगे। कुछ आदमी कंफ्यूज है कि यार 3-4 आदमियों से क्वार्टर लिए थे, किसको देनी है वोट समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को बहुत बहुत खोखला करती हैं। तो आप जैसे लोगों को अच्छे अच्छे, इवन देश की जनता को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और लोगों के बहकावे में नहीं आना होगा, तब जाके हमारी जो डेमोक्रेसी है ये स्ट्रोंग बनेगी। बड़ी डेमोक्रेसी तो हम हैं नो डाउट, लेकिन उस लेवल पे स्ट्रोंग नहीं है। कोई भी आपको बहका जाता है। यस यस। रिगेल सबसे चमकीला तारा है ओरियन कॉन्स्टेलेशन में। रिगेल के बाद सबसे चमकीला तारा कौन है? बीटलगीज, यानी सेकंड प्लेस पे ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ये बात है, हो गया जी बात, ये हो गई बात यहां पे डन, हटा दो उसको। चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म। अब हेडिंग डालेंगे आप अबाउट अर्थ, पृथ्वी। नया टॉपिक, नया पेज। क्या जानते हैं आप अर्थ के बारे में? सेंटर में डालिए हेडिंग। अर्थ यानी पृथ्वी। देखो यहां पे कुछ बातें हैं, मैं आपको लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बताऊंगा, क्लियर है। लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशन आएगी तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि जी ये क्या मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ते हैं हम, क्लियर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होते हैं इसमें, फिजिक्स के लॉ भी होते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब बहुत कुछ चलता है ज्योग्राफी में। तो पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं, उसके बाद में पढ़ाएंगे उसको आगे, क्लियर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक अर्थ बनाई, क्लियर जी। ऐसी ही होती है ना हमारी धरती माँ, ये हमारी अर्थ है। आपको पता है कि अर्थ की शेप कैसी है? इलेप्टिकल, तो इसकी ऑर्बिट है, क्लियर। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी जी? वेरी गुड, कितना गलत जवाब है, जियोइड, है ना। इसको हिंदी में भी जियोइड जियोइड ही बोलते हैं। जियोइड शेप ऐसी होती है जैसे कुछ कुछ संतरा तो खाया होगा आपने,
है ना। यानी संतरे के पोलर रीजन हल्के से बैठे हुए होते हैं और बीच में से वो उभरा हुआ होता है। तो ऐसी शेप है किसकी, हमारी अर्थ की, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जियोइड। अंडाकार नहीं बोलना है, अंडे के पोलर रीजन उठे हुए होते हैं। क्लियर, तो जियोइड शेप है। ओके, हमने अर्थ के सेंटर से एक, अभी लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है ना, या लैटिट्यूड लाइन क्या है, लैटिट्यूड सर्कल क्या होते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, उन्हें क्यों पढ़ते हैं हम, ऐसी लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में क्यों पढ़ते हैं हम, क्या जरूरत पड़ी, वो सारी बातें भी देखेंगे अभी हम यहाँ पे। क्लियर है जी। तो हमने एक रेखा खींची, कौन सी, 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, इसको आप विषुवत रेखा भी बोलते हो, इसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हो। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं कि भूमि के बीच से जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच। क्लियर है। विषुवत रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रेखा पे पड़ने वाले जितने भी देश हैं उन सभी में दिन और रात बराबर होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, इक्विनॉक्स, विषुव बोलते हो। तो विषुव के आधार पे विषुवत रेखा बोल दिया आपने। क्लियर। ऐसे इक्वेटर लाइन, अर्थ के दो बराबर, अर्थ को इसने दो बराबर यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इक्वेटर बोल दिया आपने। क्लियर है। तीनों रेखाओं का सेंस, ये सॉरी तीनों नामों का सेंस है यहां पे। जैसे आपने ये लाइन खींची तो आपने देखा हमारी पृथ्वी दो बराबर भाग में डिवाइड हो गई, जिसको आपने क्या बोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ आई। इक्वेटर लाइन ने हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, जिनका नाम क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब जो देश इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ेंगे आप उनको उत्तरी देश बोल सकते हैं, और जो देश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगे उनको आप दक्षिणी देश बोल सकते हो। क्लियर यहां तक। ओके। उसके बाद में हम लोगों ने एक लाइन और खींची अर्थ के सेंटर पॉइंट से ही 0 डिग्री पे, जिसको आपने क्या नाम दिया, जीएमटी। इसी को आपने पीएमटी बोल दिया, और इसी को आपने क्या बोल दिया, ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच लाइन। अरे भाई कहां जा रहा है, ठीक है। इसी को आपने क्या बोल दिया, ग्रीनविच लाइन। ये लाइन समझना, ग्रीनविच लाइन। बात समझ आई। अच्छा, जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। पीएमटी का मतलब क्या होता है, प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन। ग्रीनविच का मतलब ग्रीनविच ही है, यानी वो रेखा जहां से पूरी दुनिया का समय मापा जाएगा उसको आप लोग क्या बोल देंगे, जीएमटी रेखा। ठीक है। बाकी हर देश का अपना लोकल टाइम होता है, जैसे हमारा अपना लोकल टाइम है इंडिया का, है कि नहीं भाई। हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो गुजरती है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से होती हुई आती है कि एक नहीं आती है, मुझे बताओ। इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है मिर्जापुर के पास में, वहां से होती जाती है। तो यहां से पूरी दुनिया का टाइम मेजर करते हैं जी आप। बात समझ आई। ओके। अब क्या हुआ, इस रेखा ने फिर क्या किया, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में फिर डिवाइड कर दिया। जैसे यहां से लेके पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये है ना, ये पूरा का पूरा ये, इसको आपने अब क्या बोल दिया, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी इसको आपने क्या बोल दिया, पूर्वी गोलार्ध था ये, और ये था आपका
दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध यहां से लेके यहां तक है, पूरा ये, पूरा ये यहां से लेके यहां तक, क्लियर है? यहां से लेके पूरा यहां तक है ये। और ये क्या था जी आपका, बोलो? उत्तरी गोलार्ध, राइट, यानी हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। इतनी बात समझ आई आपकी? ओके। उसके बाद में इसका जो वेस्ट हिस्सा है ये वाला पूरा, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बोलूं, ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा भाग, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा भाग, ये क्या हो जाएगा जी आपका? वेरी गुड, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन लिख लो। देखो, जीएमटी मींस ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, ये हो गया जीएमटी। पीएमटी मतलब, पीएमटी मतलब प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन। टाइम लाइन, बात समझ आई? ये है। अब मुझे एक बात बताइए, जो देश 0 डिग्री जीएमटी रेखा के पूर्व में पड़ेंगे, आप उनको क्या बोल देंगे? पूर्वी देश, है ना, ईस्टर्न कंट्रीज। और जो देश 0 डिग्री जीएमटी के वेस्ट में पड़ेंगे, उनको आप लोग क्या बोल देंगे? वेस्टर्न कंट्रीज। इसलिए अमेरिका वगैरह के लिए वेस्टर्न वर्ड यूज होता है कि नहीं होता, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज मींस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाली कंट्रीज, है ना, यानी जो मार्केट सिस्टम को प्रमोट करती हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है, जो बाजार के आधार पे काम करती है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के रूल फॉलो होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वही तो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करते हैं वो सारा। ओके, तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध समझ में आया आप सभी को? यहां तक कोई इशू तो नहीं है? इसको नोट कर लो, चलो जल्दी से। ओके, तो यहां तक क्लियर है? टॉपिक हमारा अब शुरू होता है। ठीक, ये तो हल्का सा मैंने बेसिक बताया था आपको। शुरू करूं? हटा दो उसको यहां से अब। गुड। जैसे अब आपको इन बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये लाइन क्या है ना? ये थी 0 डिग्री जीएमटी, पीएमटी, ग्रीनविच लाइन। यहां से क्या होता है? टाइम डिसाइड। क्या होता है जी? टाइम डिसाइड, समय का निर्धारण। ये कौन सी रेखा थी? 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। गुड। अब मुझे आप ये बताइए, दिशाएं कितनी है जी हमारे पास में? आकाश बोलो बेटा, दिशाएं कितनी है हमारे पास? 4 ही दिशाएं हैं, है ना? आप बताइए। हाँ, मैंने 4 एरो बनाए तो 4 तो होंगी ही।
ऐसा भी है क्या? इनकी बातों में नहीं आना है ना, इनकी बातों में आके अपना उत्तर गलत मत करना, ठीक है। यस शुभम आप बताइए। चार ही हैं? पिछले वाले ने चार बोला तो मैं भी चार ही बोल दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। ऊपर नीचे छह हो गई फिर तो। यस पक्की बात है। अरे चार ही दिशाएं होती हैं। देखो बेसिकली देखा जाए तो दिशाएं चार होती हैं जी, ठीक है, लेकिन उनके सब पार्ट भी तो होते हैं। अगर मैं आपको सही कर देता फिर वो ऐसे कैसे बोलते, है ना, कुछ भी करने का लेकिन कपिल की बातों पे शक नहीं करने का, ठीक है। ओके देखिए, दिशाएं चार हैं, वैसे बताऊं हमारे वेद शास्त्रों में 10 दिशाएं हैं, ठीक है। बेसिकली चार हैं, चार की जब आप सब कैटेगरी करते तो 8 दिशाएं होती हैं, एक अप एक डाउन, 10 दिशाएं होती हैं हमारे पास में टोटल। क्लियर? तो ये हो गई जी हमारे पास में नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक दिशा ये भी तो है ना, है कि नहीं? ये भी एक दिशा है हमारे पास में, ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है हमारे पास। क्लियर? अब नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में जो होगी हमारे पास डायरेक्शन उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साउथ ईस्ट। अब यहां पे साउथ वेस्ट में जो होगी उसको आप लोग क्या बोल देंगे? साउथ वेस्ट। और यहां पे जो होगी उसको आप लोग क्या बोल देंगे? नॉर्थ वेस्ट। यहां तक कोई डाउट? ये जो 8 डायरेक्शंस यानी 8 दिशाएं हैं, इन्हीं का यूज करते हैं आप रीजनिंग में, है ना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट एक टॉपिक आता है ना आपका, है ना, उसका आप घुमा घुमा के, कोई रोहित जा रहा है वो अपने दाहिने इतने डिग्री घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर ये घुमा घुमा के आप उसका मूड खराब कर देते हो। अब बताइए अपने पॉइंट से कितनी दूर है वो, बात समझ आई नहीं? तो यहां से आपके वो टॉपिक भी समझ में आता है। ओके, ये वाली बात मैंने क्यों बताई जी आपको, बोलो। हाँ मैं बता रहा हूं, अगर हम इस डायग्राम को यहां पे पुट करते हैं, यहां पे, है ना, अर्थ के सेंटर पॉइंट पे, पहली बात तो ये है कि जहां पे 0 डिग्री जीएमटी और 0 डिग्री इक्वेटर आपस में क्रॉस करते हैं, वो अटलांटिक ओशन में एक जगह है गिनी की खाड़ी, ठीक है, वहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। यहां पे आते हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बोलो? ईस्ट। ये कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? ये ये और ये, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट, यानी साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे इंडिया की लोकेशन कौन सी है बोलो? इंडिया की लोकेशन कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये तो हम लोगों को पता पड़ गया कि भाई उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों को उत्तरी देश बोल देंगे, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों को दक्षिणी देश बोल देंगे, है ना। पश्चिमी गोलार्ध में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो भी कंट्रीज है उनकी लोकेशन है, आप उनको क्या बोल देंगे? पश्चिमी देश। और जो पूर्वी गोलार्ध में है उनको आप लोग क्या बोल देंगे जी? ईस्टर्न कंट्रीज, यू नो। ओके, अब और सब कैटेगरी करें तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी होंगी? तो इंडिया तो है ही, इंडिया के साथ साथ में कौन कौन से देश नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, कौन कौन से देश साउथ ईस्ट में आएंगे, कौन कौन साउथ वेस्ट में आएंगे, कौन कौन से नॉर्थ वेस्ट में आएंगे? बात समझ आई? जैसे नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले देश, भारत तो है ना, नेपाल भी होगा हमारे पास में, चाइना भी होगा हमारे पास में, मंगोलिया भी होगा हमारे पास में, रशिया भी होगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना, ताइवान वगैरह, ये हांगकांग, ये सब क्या है? ये नॉर्थ। नेपाल भी होगा, बांग्लादेश भी होगा हमारे पास में, म्यांमार भी होगा। बात समझ आई? तो ये सब देश कौन से हो जाएंगे जी हमारे पास बोलो? नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज। भूटान कहां पड़ेगा पृथ्वी पे, कौन सी लोकेशन उसकी एग्जैक्ट? सीधी सी बात है भाई, इक्वेटर के जो नॉर्थ में हो और ग्रीनविच रेखा के जो ईस्ट में हो उनको आप लोग क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज। ऐसे ही यहां पे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज कौन कौन से पड़ेंगे?
बात समझ आई कि नहीं आई आपको? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका, है ना, न्यूजीलैंड हो जाएंगे आपके, है ना, ये कुछ देश। और भी बहुत सारे देश हैं, सिर्फ ये ही नहीं है। साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, कॉन्गो है ना, कॉन्गो जा रहे, बहुत सारे, रुवांडा है, ये सब बहुत सारे देश पड़ेंगे आपके। सिर्फ इतना ही नहीं है। क्लियर? ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से देश पड़ेंगे आपके? जैसे आइसलैंड पड़ जाएगा, ठीक है, यूएसए और कनाडा, मेक्सिको, ऐसे और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब क्या पड़ेंगे आपके नॉर्थ वेस्ट में। ऐसे साउथ वेस्ट में पड़ने वाले देश कौन कौन से होंगे जी आपके, बोलो? जैसे कि आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, चिली हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? हालांकि मैं आपको मैपिंग कराऊंगा तो वहां से चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी आपकी। मैं तो जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस टॉपिक से कि इंडिया की लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, कल को पूछ लेंगे बांग्लादेश की क्या है, यार ये तो हमें पता ही नहीं था, बांग्लादेश की तो यार लिखवाई नहीं कपिल ने। बात समझ आई? कल को पूछ लिया कि भाई बताइए मंगोलिया की क्या लोकेशन है, तो जो भी देश यहां पड़ेंगे वो इसी पार्ट में तो पड़ जाएंगे ना। यहां से बात समझ आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? ओके, तो इसको आप ऐसे नोट करके छोड़ दो, डायरेक्शन को लेके यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में इस टॉपिक से। ठीक है, तो इंडिया लिख लो वहां पे साइड में कि इंडिया की लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अब थोड़ा सा टॉपिक है टेक्निकल, है ना, हल्का सा, तो सब्र बनाए रखना। ठीक है, हेडिंग डालेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि फिर उसी के बाद सब कुछ समझ में आएगा आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। इंडिया की लोकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में दोस्त, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर ना? तो हेडिंग क्या डालेंगे आप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। हटा दूं मैं इसको यहां से? गुड। टॉपिक है जी हमारे पास में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, इनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर। क्लियर? यानी लैटिट्यूड लाइन कैसी होंगी, मुझे बोलो, बताइए कैसी होंगी? जो इस तरीके से खींची जाएंगी उनको आप लोग क्या बोल देंगे, लैटिट्यूड बोल देंगे। यानी इनको बोल देंगे आप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो रेखाएं इस तरीके से खींची जाएंगी उनको आप लोग क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूड। यानी जो आपकी वर्टिकल होंगी। क्लियर ना? इस तरीके से। अब यहीं से आगे बढ़ा देते हैं टॉपिक को। अब ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड जो लाइन है, इनको आप सर्कल भी बोलते हो, इनको आप लाइन भी बोलते हो। किसको? लैटिट्यूड को, है ना। क्या पूछ, सर्कल, वृत्त? ओ माय गॉड, ये नई चीज है। ठीक है, अभी देखेंगे समृद्धि, है ना। सो डोंट टेक चिंता, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, ध्यान देना, सर्कल यानी इनको लैटिट्यूड को आप सर्कल भी बोलते हैं, आप इनको लाइन भी बोलते हैं। सर्कल कहां बोलेंगे, जब किसी स्फेरिकल या किसी गोलार्ध या किसी गोले पे खींची जाएगी वो हमारी अर्थ, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्फेयर मान लेते हैं, गोला ही तो है। तो जब आप इस पे खींचेंगे तो इसको आप लोग क्या बोल देंगे, सर्कल। जब आप इनको ग्लोब पे पढ़ते हैं तो सर्कल बोलते हैं, लैटिट्यूड सर्कल। क्लियर? लेकिन जब आप इनको मैप पे पढ़ते हैं तो आप क्या बोल देते हैं इनको, लैटिट्यूड लाइन।
क्योंकि आपको पता है कि ग्लोब क्या है, 3D डायमेंशन है कि नहीं है, मैप क्या है, 2D डायमेंशन है कि नहीं है। क्लियर ना? ओके, इतनी बात समझ में आई है आपकी? बेसिक बेसिक है, थोड़ा सा अभी ध्यान देना। तो सिर्फ ये मत समझना कि जी सर्कल है लाइन है इतना फर्क क्यों। मैंने सिर्फ आपको अभी ये बताया है कि लैटिट्यूड को आप सर्कल भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं। सर्कल कहाँ बोलेंगे? ग्लोब पे बोलेंगे। लाइन कहाँ बोलेंगे? मैप पे बोलेंगे। अब पढ़ते हैं ये कि इनकी जरूरत क्यों पड़े, है ना। हम अपनी पृथ्वी पे ध्यान देना, चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स। क्लियर ना? काल्पनिक हैं। अगर आप सैटेलाइट से पृथ्वी पे देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, हमने सिर्फ मानी हुई है। अब क्यों मानी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है आपको? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है और हमने यहाँ पे कुछ लाइन खींची ऐसे, तो ये इसके चारों तरफ खींच रही है ना, इसके चारों तरफ है ये, इसके चारों तरफ है। क्लियर ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये जैसे मैप है, मैप तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उस पे ऐसे खींची जाएंगी ऐसे। क्लियर? इतनी बात समझ आई यहां तक? कोई इशू तो नहीं है? अब ध्यान देना, देखो हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है ना। किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को फाउंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्लियर? जैसे मैंने बोला कि भाई आपको मुखर्जी नगर से कहां पे जाना है, सपोज ORN जाना है आपको। ORN मतलब ऑल राजेंद्र नगर, सिविल सर्विस का हब है वो, इंग्लिश मीडियम का, यहाँ पे हिंदी मीडियम का। तो अगर आप देखते हैं कि मैंने बोला कि भाई आपको ORN जाना है, तो आपके पास में कुछ रास्ते तो होंगे ना, या तो आप मेट्रो से जाएंगे, सपोज कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो आप कैसे जाओगे जी? पैदल। लेकिन रास्ता तो पता होना चाहिए। क्लियर ना? तो जब आपको रास्ता पता होगा तभी तो आप जा पाएंगे, या किसी से पूछते पूछते जाएंगे आप? पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ, स्कूटर पे जाओ, विक्की पे जाओ, वो सब बाद की बात है। ऐसे ही अपनी अर्थ पे किसी जगह को एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए हमने कुछ सोचा, तो जब सोचा तो रिजल्ट ये आया कि जी कुछ लाइनें मान लेते हैं, है ना। कोई भी जगह होगी जहां पे लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड आपस में मिल रही होगी, वो ही उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। जैसे ये 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, बिल्कुल अभी सिंपल समझा रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नहीं समझाऊंगा अभी। जैसे 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया और ये 7 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, यानी 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड 7 डिग्री लैटिट्यूड जहां मिलेगा वो ही उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। बात समझ आई? ये दोनों जहां पे भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब चाहे, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया हमने, लैटिट्यूड पढ़ लिया, वैसे ही पढ़ ही रहे हैं, और एक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी एक बिंदु से हाइट को आप एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? जैसे आप फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो वहां पे तीनों चीज मेजर करते हैं वो, कि आपकी फ्लाइट कितने एल्टीट्यूड पे है, मतलब कितनी ऊंचाई पे है, किसी एक सिंगल पॉइंट से उसके ऊपर की ऊंचाई, एल्टीट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है? वो लोग फ्लाइट को लैंड करा देते हैं। कहीं पे बॉम्ब गिराना हो, फाइटर जेट से कहीं पे हमला करना हो, मिसाइल गिरानी हो, सारे काम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड से चलते हैं आपके। तो ये क्या है जी? आपकी इमेजनरी लाइंस। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब दूसरी बात ये है, लाइन तो है लैटिट्यूड, अभी हम लैटिट्यूड ही पढ़ रहे हैं, लाइन तो है हमारे पास में, लैटिट्यूड ही है। अब लैटिट्यूड लाइन हम अपनी अर्थ पे कैसे खींचते हैं, बोलो? ध्यान देना, लैटिट्यूड लाइन हम अपनी अर्थ पे खींचते हैं ईस्ट टू वेस्ट। बात समझ आई?
कैसे खींचते हैं जी? ईस्ट वेस्ट, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ऐसे खींचेंगे ऐसे। क्लियर है? अच्छा, ईस्ट वेस्ट क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा जो सूरज है, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो तारा है, जिसको आप लोग सूर्य बोलते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। जब जब ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा तो सनलाइट भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगी, नहीं करेगी? तो इसी के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, लैटिट्यूड लाइंस को ईस्ट टू वेस्ट खींचना शुरू किया। बात समझ आई यहां तक? ओके। अब बात किसकी आती है? लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड जब भी हम अपनी अर्थ पे खींचते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, तो ये खींचते हैं हम लोग कैसे जी? ये खींचते हैं हम, वेरी गुड, नॉर्थ टू साउथ। याद रखने वाली बात, कंसेप्चुअल चीजें हैं, बाकी तो चीजें मैं आपको इधर कुछ और बताने वाला हूं ही अभी। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ क्यों खींचते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइंस को? क्योंकि आकाश, आपको पता है कि अपनी पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? और जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ पोल चलती हैं। जब मैग्नेटिक वेव्स नॉर्थ टू साउथ पोल चल रही हैं तो हमने उसी हिसाब से लॉन्गिट्यूड लाइन खींच दी नॉर्थ टू। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जी ये खींचते कैसे, हमने खींच तो दी, अब इसे हम ईस्ट टू वेस्ट पढ़ेंगे या वेस्ट टू ईस्ट खींचेंगे? तो ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड लाइन और नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड लाइन खींचते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, यहीं पे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले आप समझ लो, फिर मैं लिखाऊंगा आपको इनके बारे में। पहले आप इसको इतना बनाओ। इतनी बात समझ आई? यहां तक कोई इशू तो नहीं है? पृथ्वी बड़ी सी बना लो शिवा का, क्या इस पे भी इतना टाइम होता है आपके पास में? कोई बात नहीं, नोट्स अपने एक बार ही बनाइए, आप अच्छे से बनाइए, है ना? और कोशिश किया करो कि एक बार में ही नोट कर लो आप यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भाई घर पे जाके अलग से फेयर वर्क करेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं। जितने टाइम में आप घर पे जाके फेयर वर्क करेंगे उतने में तो आप कई बार रिवीजन कर लेंगे, उसका तो चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगे, है ना? कंपटीशन का जमाना है, टाइम की बचत करिए। क्लियर? ओके, ध्यान देना। लैटिट्यूड लाइन हमने अर्थ के सेंटर पॉइंट से क्या किया जी? समझना ध्यान से, हमने अर्थ के सेंटर पॉइंट से हर डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे लाइन खींचनी शुरू की। क्लियर? जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके यहां तक आ गए हम, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे यहां तक ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। क्लियर? अर्थ के सेंटर पॉइंट से एंगुलर डिस्टेंस को माप लिया हमने हर डिग्री पे, और उसको हमने क्या बोल दिया? लैटिट्यूड लाइन। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं बोलूं, ये पूरी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ऐसे जब हम खींचेंगे पूरी, तो ये कितनी हो जाएंगे जी हमारे पास में? 90। और ऐसे ही यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये कितनी हो जाएंगे हमारे पास में? 90 डिग्री। और ये भी कितनी है? 90 डिग्री। तो टोटल लाइन हमारे पास में कितनी हो जाएगी बोलो? 90 + 90 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? ओके, लेकिन अब 0 डिग्री भी तो अपने आप में एक लाइन है ना, तो इसमें हम 1 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? 181, सॉरी। तो 181 टोटल लाइन कहां पे हो जाएगी जी हमारे पास में? मैप पे। तो देखो, अब डिग्री को तो वैसे आप लोग पता है कि भाई लाइन को तो आप लोग मीटर में या किलोमीटर में सेंटीमीटर में मापते हैं, है ना। हाँ, डिग्री के लिए क्या होता है, थीटा वगैरह का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन 1 डिग्री से 1 डिग्री को मिलाने के लिए जो रेखा हमने खींची उसको लाइन बोल देंगे, है ना। जैसे 1 डिग्री लेटिट्यूड लाइन। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से 1 डिग्री को मिलाने के लिए हमने खींचा है ना कुछ, उसको भी तो कुछ नाम देंगे। क्लियर है? इसलिए इनको डिग्री लेटिट्यूड बोल देते हैं, या लेटिट्यूड जो मैंने इस तरीके से बताई हैं वो चीजें यहां पे हैं। तो 181 कुल अक्षांश रेखाएं कहां पे हो जाएंगी जी, बोलो? मैप पे। इतनी बात समझ आ रही है आपके यहां तक? ओके, अब ध्यान देना, जैसे अर्थ कैसी है, ज्योइड। ऊपर के 2 पॉइंट है 90 डिग्री और 90 डिग्री नीचे। आपको पता है कि 90 डिग्री अपने आप में सिंगल पॉइंट है ना कि लाइन। जब वो सिंगल पॉइंट है, लाइन नहीं है, तो इसमें से 90 डिग्री का एक ये, 90 डिग्री का एक ये, तो 2 इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 181 माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 179 डिग्री। क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो भाई, मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ गोल चीज है क्या यहाँ पे? आपके पास है कुछ गोल चीज? बिल्ले भी तो होते हैं ना, कुछ बिल्ला टाइप का। कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। चलो मेरे हाथ को ही मान लो पृथ्वी, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, आपको पता है कि ये क्या सेंटर पॉइंट है, इक्वेटर वाला। यहां तक आते आते क्या आ गया, पोलर रीजन पे आ गए। तो पोलर रीजन पे 90 डिग्री क्या है अपने आप में, पॉइंट है, लाइन तो नहीं है ना। 90 डिग्री एक पॉइंट है ना कि लाइन। तो 90 डिग्री एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और एक 90 डिग्री एक साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए ना हमारे पास में। जब ये 2 पॉइंट हो गए, ये लाइन नहीं है, तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 179। तो जो लेटिट्यूड लाइन है 179 कहां पे होती है जी, बोलो? ग्लोब पे। कहां पे होती है वो? ग्लोब पे। तो ग्लोब पे कितनी लेटिट्यूड लाइन होती है? 179। मैप पे कितनी होती है? ये चीज याद रखनी है आपको। हाँ, अच्छा से, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 4 बार पूछो आप। देखो, दरअसल यहाँ पे कोई बोल बोल होती है ना, जैसे होता है ना, तो वो मैं उससे अच्छा बताता। जैसे ध्यान देना अभी आप। हाँ दे दो, दिखाओ दिखाओ। चलो इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इक्वेटर। यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या भाई, ऊपर जाके ये हिस्से आपस में मिल ही तो रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, 90 डिग्री का। क्लियर है? नीचे भी एक सिंगल पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, 90 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो है ग्लोब 90 डिग्री पे। अगर मैं इसको ऐसे फाड़ दूं, अगर मैंने इसको फाड़ दिया ऐसे, तो फाड़ दिया तो ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा। जब ये चौड़ा हो जाएगा ऐसे, तो 90 डिग्री अपने आप में लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब 90 डिग्री अपने आप में लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो जो 2 सिंगल पॉइंट थे 90 डिग्री के, वो लाइन में कन्वर्ट हो गए। तो जब लाइन में कन्वर्ट हो गए तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 181 टोटल। अब अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं, ग्लोब हो गया ये, तो जो 90 डिग्री की लाइन थी आपस में, तो वो सिंगल पॉइंट में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब 2 लाइन हमारे पास में कम हो गई कि नहीं हो गई? जब 2 लाइन हमारे पास में कम हो गई, तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो 179 डिग्री लेटिट्यूड आ जाएगा। कहां पे? ग्लोब पे। यहां तो बात समझ आई। ये चीज आपको याद रखनी है कि लेटिट्यूड लाइंस मैप पे कितनी होती हैं और सर्कल पे कितनी होती हैं। क्लियर? समझ आया शिवा का बेटा? लो चलो,
यहां पे आप इसको नोट करेंगे, इसको पहले नोट कर लो, वैसे मैं ये सारी बात आपको लिखाने वाला हूं। अभी ये सब लैटिट्यूड ही चल रहा था हमारा, ये वाला पूरा ना। जैसे मैं स्कोर अच्छे से लिखूं यहां पे 179 डिग्री। अच्छा, डायग्राम ऐसे बनाना जैसा मैंने बनाया, अपना दिमाग यूज मत करना। क्लियर है? बनाओ, शाबाश। थोड़ी सी स्पीड से बना लेते तो मैं और समझा देता आप लोगों को। वेरी गुड। ये देखो शुभम का कितना तेज दिमाग चल रहा है, शाबाश वीरे। इन पे कुछ मेंशन तो करो, 180, 181, 189, 179 तो आपने लिख दिया, अब ये कहाँ कहाँ पे है? हाँ लाओ, मैं लिखता हूँ आप। हाँ वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो, वहीं पे मेंशन कर लो। यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, मैं है ना, ग्लोब यहाँ पे मैप कर लो वहीं पे। ये गुड, आपका डायग्राम अच्छा है। अब आकाश, आप बेटा बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो, बस इनको किसी को देना मत। हाँ नहीं सर बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता पड़ा कोई नोट्स आपसे ले जाए, फिर आप देश इंतजार करो मैं कौन ले गया था, है ना। तो दोस्ती खूब निभाओ। बर्गर चाउमीन पिज्जा वगैरह खाना है साथ में खूब खाओ, लेकिन नोट्स की दोस्ती नहीं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक अपने नोट्स किसी के साथ में शेयर मत करिए, है ना, क्योंकि सबके पास में अपना अपना ब्रह्मास्त्र होता है। क्लियर? पता पड़ा आप भी जय वीरू की दोस्ती निभाने पे आ गए, अरे मेरा दोस्ती तो है, कोई बात नहीं, नोट्स दे दिए। भाई कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता रहती है, सभी के मम्मी पापा के सपने होते हैं अपने बच्चों से, ठीक है। तो अपने नोट्स किसी के साथ में शेयर नहीं करने हैं। हाँ किसी और के देख सकते हो आप, चेक करने के लिए कि हम कितने एडवांस हैं और उसे, ठीक। और जो बातें नहीं मिले ऑथेंटिक हो वो अपने नोट्स में ऐड कर लो। सेल्फिश होना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए तब यही मुखर्जी नगर में ना भंडारा खोल देना नोट्स का, ये लो मेरे नोट्स थे, ये मैंने पढ़े थे। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक नोट्स शेयर नहीं, ठीक है। कभी आप दयालु बन जाओ। हो गया? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? लैटिट्यूड। तो अब देख लेते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड लाइन यहां पे देखी थी हमने, ये थी 0 डिग्री GMT। क्लियर है? अब यहां से लेके यहां तक हमारे पास में ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके पूरा जब आप करते हैं ऐसे करके, ऐसे ये यहां पे आके मिल जाती हैं। तो यहां पे हमारे पास कितनी रेखाएं हैं? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारे पास में, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहां पे कितनी है? 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी जी हमारे पास में? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस हमारे पास में कितनी हो जाएंगी जी? 360। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ 360? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री पे घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। क्लियर? मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मैं सामने देख रहा हूं, अगर मैंने यहां से यहां पे देखा ऐसे, तो मैंने अपनी गर्दन कितनी घुमाई है?
90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं और मैंने फिर यहां पे देखा है तो मैंने अपनी गर्दन कितनी घुमाई है, 180 डिग्री। क्लियर। अगर मैं सामने देख रहा हूं, मैंने अपनी गर्दन पीछे से घुमा के मैंने फिर सामने देख लिया, ठीक है, तो 360। भाई गर्दन तो 360 डिग्री पे नहीं घूमेगी ना, पता पड़ा मैंने घुमाई और फिर वो पीछे ही रह गई। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ऐसे देख रहे हैं और आप पूरा घूम के ऐसे और आप फिर वहीं पे आ गए तो आप 360 डिग्री पे घूम गए। अब यहीं से बहुत सारे कंसेप्ट आपके जनरेट होंगे। क्लियर। 1 डिग्री 4 मिनट कैसे आता है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम, बहुत सारी बातें यहां से सीखेंगे आप। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी हो जाएंगी जी हमारे पास में। अब 360 ऐसी आता है क्या, 180 180 360 ऐसी आएगा, नहीं। समझ लो, वैसे तो याद रखना है आपको क्या, 360 याद रखना है, लेकिन ये आता कैसे है ये देख लो आप, थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना, हल्का सा रीजनिंग वाला। जैसे आपको पता है जब ये 180 डिग्री की लाइन हमने यहां पे खींची तो यहां पे 180 डिग्री की लाइन आ जाती है, जिसको आप लोगों ने क्या बोला, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जहां से आपकी डेट डिसाइड होती है। क्या होती है जी, डेट डिसाइड, तारीख निर्धारित होती है। ये टॉपिक मैं थोड़ा सा ना फ्रेश क्लास में करवाता हूं, है ना, जब फ्रेश दिमाग होता है तो सारी चीज समझ में आती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है। अभी तो मैंने कैलकुलेशन कुछ की नहीं इसमें, नहीं और भी है इसमें। ठीक है, जहां तक आपको समझ में आ जाएगा वहीं तक करवा रहा हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब ध्यान देना, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम लोग तारीख का निर्धारण करते हैं। क्लियर है। जैसे आज कितनी तारीख है हमारे पास में, 21 तारीख, 20, हाँ आज 25 है, ठीक है, 25 तारीख है, तो कहां से मापते हैं हम लोग, पूरी दुनिया, यहां से मापते हैं। ध्यान देना कैसे आता है 360, यहां से लेके यहां तक जो आपने रेखा देखी कितनी थी जी, यहां पे 180 डिग्री। क्लियर। यहां से लेके यहां तक कितनी रेखा है हमारे पास में, 180 डिग्री। क्लियर। टोटल कितनी हो गई, 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, 180 डिग्री एक ही तो है हमारे पास, दो थोड़ी है, नहीं आई बात समझ। भाई मुझे एक बात बताइए, 180 डिग्री हमारे पास में एक ही तो है। भाई मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पे खड़ा हूं, क्लियर क्लियर, मैं सामने देख रहा हूं, तो मेरे पीछे का जो पॉइंट है 180 डिग्री पे होगा, है ना। अब 180 डिग्री एक ही तो है ना हमारे पास में, चाहे तो मैं ऐसे जाऊं या मैं ऐसे जाऊं, जाऊंगा तो एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब 180 डिग्री को हमने 2 बार काउंट किया, इसका मतलब यहां से 1 माइनस कर देंगे। रीजनिंग में ऐसे तो आप करते हैं। राम आगे से 15वें नंबर पे है, पीछे से 27वें नंबर पे है। बात समझ आई। जब आप किसी एक को 2 बार काउंट कर लेते हैं तो उसमें से 1 माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं है ना। हाँ, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस ये फलाना ढिमकाना उसमें होता है। मैं हालांकि रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस इतना समझो। तो 180 डिग्री यहां से 1 माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 359 डिग्री। अब 0 डिग्री भी तो एक लाइन है ना, ये तो हमने काउंट नहीं की थी इसमें, तो यहां पे 1 हम फिर प्लस कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा जी। एक तरीका तो है हमारे पास में ये 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन का। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है 180 डिग्री, ये हमने काउंट किया, यहां से 180 डिग्री काउंट नहीं करेंगे हम यहां पे, तो हम कर लेंगे क्या, 179 डिग्री। बात समझ आई। प्लस में एक और है हमारे पास में लाइन, कौन सी, 0 डिग्री वाली, तो टोटल कितना आ जाएगा जी हमारे पास में, 360 डिग्री। एक तरीका ये हमारे पास में 360 डिग्री का। दूसरा तरीका क्या है, यानी तीसरा तरीका क्या है, जैसे 179 डिग्री प्लस 179 डिग्री प्लस एक 180 वाला और एक 0 डिग्री वाला, तो टोटल कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। याद रखना है आपको आकाश की लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी है, 360। कैसे हैं,
ये मैंने आपको यहां बताया है। बात समझे? अगर ये सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ये 360 याद रख लो बस, बादाम खा के। क्लियर है? इसको आप बनाइए यहां से, अच्छा सा बनाना आप इसको। यस, इसका सेम है ना, इसका तो एक ही है, बस इसका एक ही है। ये तो आपको ना 360 ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन पूछ के ना वहीं पे कंफ्यूज करते हैं वो। अब बच्चों को पता 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड लाइंस कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 180। अरे वाह, बड़ा सिंपल है, लेकिन इतना थोड़ी ना है। 179 भी है तो 181 भी है, लेकिन है कहाँ पे वो चीज हम लोगों ने देखी है यहाँ पे। यहां से नहीं, ये यहीं से खींचेंगे, यहीं से। हाँ, इसी पॉइंट से शुरू होके वहां पे खत्म हो जाएंगे ये। गुड। हाँ, ऐसे ऐसे करो। अरे वाह, शुभम तो अच्छा मैप डिजाइनर है भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये। आप मुझे अपना नाम बताओ दोस्त, भूल गया मैं आपका नाम। वरुण। ओके वरुण, आपकी मैपिंग अच्छी है डियर। आकाश। आकाश तो बिल्कुल जुल्म ढा रहा है नोट्स बनाने में। ये शिवा का भी कम कलाकार नहीं है, इसके भी मैपिंग अच्छी है। हम्म। हाँ ठीक है, नहीं है इनकी मैपिंग अच्छी। ओ माय गॉड, ये कितना सोचती है लड़की, रे राम। कितना कितना सोचती है ये, है? इतना नहीं सोचना है जीवन में, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा करिए बस। और वैसे भी किसी की तारीफों में नहीं आना चाहिए आपको, नहीं। जब भी कोई आदमी किसी की तारीफों में आना बंद कर देगा तो समझ लो वो रेशनल हो चुका है, उसका कभी शोषण हो ही नहीं सकता, है ना। लड़कियों का शोषण ज्यादा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो बेचारी जल्दी तारीफों में आ जाती हैं। अरे आप तो ऐसी हैं कि इस यूनिवर्स में आपके अलावा कोई है ही नहीं। बस फिर वो अपने आप को ना रवीना टंडन समझना शुरू कर देती है, बस फिर 4 बार शीशा देखेगी। फिर जो ध्यान पढ़ाई में लगना था वो ध्यान फिर क्रीम व्रीम लगाने में, सुंदर हेयर स्टाइल करने में सब लगेगा। तो किसी की भी तारीफों में नहीं आना है, याद रखें, है ना। तारीफ करने वाले इंसान, ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस यही है, आपकी तारीफ वही करेगा जिससे आपको कोई लोभ लालच हो, आपके पेरेंट्स को छोड़ के बस। पेरेंट्स कभी अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते, ठीक है जी। सामने तो बोलेंगे एक नंबर का गधा ये पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा गधा ये है। बात समझ आई नहीं? तो पेरेंट्स कभी किसी की तारीफ नहीं करते। हाँ, बुराई करके आएंगे। अच्छा तो वही चीजें हैं, तारीफ में नहीं आना है किसी को भी, खासकर लड़कियों को। सभी ध्यान से सुनो। कोई आपको कुछ भी बोले, नुके आप जैसा तो हमने कभी कहीं देखा ही नहीं, नुके अब तो देख लिया, चल निकल साइड से, बात खत्म। ऐसे लड़के, कोई बोले अरे आपका तो स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है जी हमें, तो बस समझ लो नुके लग गया ना, ठीक है चलो निकलो अब, है ना। तारीफों में नहीं आना है। ये पॉलिटिशियन भी तो तारीफ कर करके वोट ले जाते हैं ना। बहुत अच्छी जनता है हमारी, भाई अच्छी है, उसके लिए कुछ करो तो सही, बढ़िया। तो तारीफों में नहीं आना है जी, कभी भी किसी की। रैशनल बनिए, तार्किक बनिए, सोचिए समझिए। तो हटा दूं ये, अब लिखना शुरू करेंगे लेटिट्यूड लाइंस के नीचे, हेडिंग डालेंगे लेटिट्यूड्स। क्लियर? डायग्राम समझ आया आई होप? गुड। लेटिट्यूड फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेटिट्यूड लाइंस मेक्स कंप्लीट सर्कल। latitude lines makes complete circle. Latitude lines makes complete circle. अक्षांशीय रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। अरे बड़ान साहब, हिंदी मीडियम तो नहीं है ना आपका?
ओके, तो फिर इंग्लिश में लिखा हो ना प्रॉपर, ठीक है। लेटिट्यूड लाइंस मेक्स सर्कल। नेक्स्ट, लेटिट्यूड लाइंस, अच्छा जहां पे भी आपने लिखा होगा ना लेटिट्यूड लाइंस, देखो आपने जैसे ये लिखा है अभी अभी लेटिट्यूड लाइंस, ध्यान देना यहां पे ना, इसको ऐसे आप लिखना, मैप ग्लोब, यहां पे कितनी है 179 डिग्री, यहां पे कितनी है 181 डिग्री, सिंपल, क्लियर, डायग्राम से लिखेंगे ऐसे। बाइलिंगुअल आता है पेपर आपका, इंग्लिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा। बस फर्क ये है कि वो इंग्लिश से ही ट्रांसलेट करके हिंदी में करते हैं, है ना। जैसे स्टील प्लांट, भाई स्टील प्लांट अलग चीज है ना, जहां पे लोहे वगैरह का काम होता है, गलाने वलाने का, उसमें ये सब ढालने का काम होता है, उसको हिंदी में स्टील का पौधा ऐसे कर देंगे वो। ऐसे एरर देखने में भी आई है। तो इंग्लिश में आप लोगों को पता होना जरूरी है, और वैसे भी ऑफिसर बनना है तो इंग्लिश जरूरी है हिंदुस्तान में। वो बात अलग है कि आपको जो है डिपार्टमेंट में रह के हिंदी बोलनी है, इंग्लिश नहीं बोलनी है। सरकार कहती है भाई इंग्लिश मत बोलो, ज्यादा अंग्रेज मत बनो, अपना समझ में आना चाहिए औरों को। पता बड़ा धाए 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 ऐसे विलियम शेक्सपियर के बेटे बन के निकल गए, और जनता बोल रही है क्या बोला इसने समझ आई नहीं तो। हाँ हाँ, ज्यादातर हिंदी में, लेकिन जैसे लॉ सारे बनते हैं इंग्लिश में बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सारा इंग्लिश में, पार्लियामेंट हो चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, सारे क्या हैं इंग्लिश में, ऑफिशियल ऑर्डर सारे इंग्लिश में होते हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो भी डिक्रियां होती हैं, फाइनल ऑर्डर होते हैं, वो सारे इंग्लिश में होते हैं, बाद में उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हो जाता है। हाँ? किसके बाद, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, है ना, विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अरे बड़ी अच्छी अच्छी जो बड़ी मतलब बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डेलीगेशन के साथ जाया करेंगे आप हमारी एम्बेसीज में जो विदेश में रहती हैं, ठीक है। डेलीगेशन के साथ आप जी नमस्ते, डेलीगेशन के साथ आप जाया करेंगे विदेश में, क्लियर ना। तो ये सारे अब बड़ी अच्छी रुतबे वाली पोस्ट है ना, बड़ा अच्छा इज्जत तो है, हाँ? ऑफिसर तो रुतबा तो है, बशर्ते आप ईमानदार भी हो, लेकिन हर जगह ईमानदार भी ना हो। लेटिट्यूड लाइन के बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे। देयर आर 5 मेजर सर्कल ऑन द ग्लोब, देयर आर 5 मेजर सर्कल ऑन द ग्लोब, देयर आर 5 मेजर सर्कल ऑन द ग्लोब, देयर आर 5 मेजर सर्कल ऑन द ग्लोब। जहां पे भी आपने लिखा है ना जी 5 मेजर सर्कल, यहां पे ये आप लिखेंगे कैसे, अभी हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में वो सारे, बट यहां पे देख लो जैसे ये है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, क्लियर। तो ये है 5 बड़े वृत्त, जहां पे भी आपने लिखा है ना कि वे 5 बड़े वृत्त हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन करके ये वाला डायग्राम बनाओ वहां पे। और इसमें भी क्या करेंगे, लार्जेस्ट सर्कल अमंग दीज,
ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल अमंग दीज। अरे क्या गुरु, बहुत लेट आ रहे हो क्लास में। अच्छा हाँ, नहीं वो तो मुझे पता है। अच्छा वो तो 11 बजे से शुरू होगा ना। गुड गुड गुड। 66.5 डिग्री, ये 1/2 है। 1/2, 1/2 डिग्री साउथ। अच्छा साउथ नॉर्थ क्यों लिखा मैंने बताओ। साउथ यानी क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में है, एन का मतलब नॉर्थ यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना, इसलिए हम लोगों ने लिखा है ना। गुड गुड, लिखो शाबाश। गुड। यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, मैं वो अलग से लिखा दूंगा। और ये नोट्स काफी अच्छे बना रहे हैं आप, इनको अच्छे से बनाइए, पेपर से पहले ना यही काम आते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे फटाफट। लेटिट्यूड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। लेटिट्यूड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहां तक कोई डाउट। बाकी और भी चीजें हैं, बारीकी से ज्यादा मत लिखो, क्योंकि जो भी लेटिट्यूड लाइंस होती हैं वो अर्थ के सेंटर पॉइंट से उसका एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर इंक्लिनेशन प्रेजेंट करती हैं या शो करती हैं या फिर दर्शाती हैं। इतना भी मत लिखो ज़्यादा बारीकी से। बस अगला पॉइंट लिखेंगे आप क्या, लॉन्गिट्यूड लाइंस में। ये हो गया लेटिट्यूड लाइंस, याद रखना है आपको। तो ये तो आपको पता है ना कि भाई कितनी कितनी है ये। गुड, लॉन्गिट्यूड लाइंस लिखेंगे जी, पहला पॉइंट। टोटल कितनी है, नोट डाउन। टोटल कितनी है ये, 360। 360 डिग्री। नेक्स्ट, दीज आर वर्टिकल। दीज आर वर्टिकल। बाकी ये तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जीएमटी रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इसे पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है, ऊपरले को या ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, साउथ वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हम लोग डायग्राम में पहले देख चुके हैं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। गुड। अगला टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। ध्यान देना, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये सेंटर पॉइंट है। अच्छा सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक के भाग को आप लोग क्या बोलेंगे, जब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, रेडियस बोलते हैं इसको, है ना। स्फेयर, यानी स्फेयर में जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहां से सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक का भाग, इसको आप लोग क्या बोल देंगे जी, रेडियस। ओके। अब यहां से लेके यहां तक भी क्या होगी आपकी, बोलो, रेडियस होगी। क्लियर है। अब मैं इसको चाहे यहां से करूं, चाहे मैं इसको यहां से करूं, सारी क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस से तो होगी, है ना। इसका मतलब, कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस हमारे पास में कितनी है जी, 63
7-8 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर? यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब यहां से लेके और यहां तक का जो भाग है ये पूरा, इसको आप क्या बोल देते हो? डायमीटर बोलते हैं, है ना, यानी व्यास बोलते हैं। अब जब आप किसी स्फीयर में पढ़ते हैं तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल कर देते हैं आप उसको, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ वी कांट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज हमारी अर्थ बिल्कुल गोल तो नहीं है, कहीं से उभरी हुई है। जैसे कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे आपको, तो कहीं पे डेजर्ट मिलेंगे आपको, तो ऊंचाई में फर्क आएगा। बात समझ आ रही है? तो यानी कि अगर मैं कहूं कि इवन सतह सरफेस एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, तो उस चीज को लेके हम यहां पे इसको डबल नहीं कर सकते। तो डायमीटर हमारे पास में दो हो जाएंगे जी। यहां पे डायमीटर हमारे पास में दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा पोलर, एक हो जाएगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल डायमीटर, पोलर डायमीटर, यानी पोलर डायमीटर कैसा होगा? जैसे ये हमारी अर्थ है, हम इसको ऐसे माप लेंगे, ऐसे अंदर अंदर से। इक्वेटोरियल कैसा होगा? ये हमारी अर्थ है, हम इसको ऐसे माप लेंगे। इतनी बात समझ आई? ओके। तो यहां पे जो कितना हो जाएगा जी, और ये कितना हो जाएगा? पोलर हो जाएगा 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, और ये 12,756 किलोमीटर। और आपको पता है कि एवरेज क्या होता है? एवरेज डायामीटर इज, भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे 12,714 प्लस 12,756 डिवाइड बाई 2, जो भी आएगा वो इसका एवरेज हो जाएगा। लगभग 12,734 के आसपास आएगा, है ना, लगभग लगभग 12,735 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो एवरेज डायमीटर कितना आ जाएगा जी? लगभग लगभग अप्रोक्स 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 कितना आएगा? 12,734 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो एवरेज डायमीटर कितना आ जाएगा आपका? 12,734 किलोमीटर, ये याद रखना है। क्लियर? तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? 6,378 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा? 12,734 अप्रोक्स बोला है मैंने। क्लियर है? ओके। हटा दूं मैं इसको यहां से? नोट हो गया? अच्छा, लो। अच्छा, डायग्राम से चीज समझ आ रही है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि, देखो ये सारी बातें मैं आपको वैसे भी लिखवा सकता हूं, लेकिन डायग्राम से करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी हैं। तो एवरेज डायमीटर इज, भाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, वही तो होता है ना एवरेज। या फिर जो भी डिजिट आपको दी हुई हैं सभी को जोड़ के, और जो भी उनकी काउंटिंग है उससे कर लेते हैं। यस।
हो गया। यहां पे और शुरू करते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा क्या, रेडियस। तो रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है। तो कुछ वीडियो मैंने YouTube पे भी अपलोड की हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं जब भी आप पे टाइम हो तब। अच्छा, थिंक एंड स्टडी विद कपिल सर। तो टॉपिक थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं मैं। देखिए, अभी हमने क्या देखा, डायमीटर एंड रेडियस। बट पेरीमीटर भी तो होता है ना किसी चीज का, सरकमफेरेंस, परिधि भी तो होती है ना किसी चीज की। तो हमारी अर्थ की भी परिधि है। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, आगे मैं जो टॉपिक कराऊंगा आपको, उसमें बहुत काम आएंगी ये चीजें, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है आज। क्लियर। जैसे आपको पता है कि ये क्या है जी, हमारी अर्थ का सरकमफेरेंस, इसके चारों ओर का घेरा। क्लियर। इसको आप लोग बोलते क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिधि। परिधि मतलब किसी भी गोले के चारों ओर का घेरा जो होता है बाहर बाहर, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर का घेरा, उसको आप लोग क्या बोल देंगे, परिधि बोल देंगे, सरकमफेरेंस बोल। अब ये भी तो दो तरह की है ना हमारे पास में, परिधि। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पे पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको आप करेंगे इस तरीके से, एक पोलर पेरीमीटर, एक इक्वेटोरियल। पोलर का मतलब क्या होगा, ये हमारी अर्थ है और आपने ऐसे पोलर टू पोलर मेजर किया है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, यहां पे ये हमारी अर्थ है और आपने इक्वेटर से ऐसे इसको मेजर किया है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर। अब यहां पे जैसे आप देखते हैं पोलर, ये यहां पे अब डिजिट बना देता हूं मैं, जैसे पोलर वाला और इक्वेटोरियल पेरीमीटर, इक्वेटोरियल पेरीमीटर। तो पोलर पे कितनी है, 40,008 किलोमीटर का, और इक्वेटर पे कितना है, 40,075 किलोमीटर का पेरीमीटर है। क्लियर। कितना है जी, 40,008 किलोमीटर का पोलर पेरीमीटर है हमारे पास में, और 40,000 किलोमीटर का हमारे पास में क्या, इक्वेटोरियल पेरीमीटर। और जब आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज पेरीमीटर। क्लियर। सिर्फ अभी इतना ही समझेंगे बस, आज के लिए ज्यादा नहीं कराऊंगा, पता पड़ा कि चीजें आपके फिर दिमाग से उतर गई। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है जी आपको। हाँ, डायग्राम बनाओ अच्छे से ये। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सब तो हमने देख लिया। यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि पृथ्वी की रेडियस कितनी है शुभम,
पृथ्वी का व्यास कितना है, औसत व्यास, पृथ्वी की परिधि कितनी है। अब परिधि में भी है ना, ध्रुवीय परिधि कितनी है, विषुवतीय परिधि कितनी है। बस ये बिल्कुल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट अवर अर्थ। अब इसके बाद में चीजें आपकी और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा, जब मैं आपको डेट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, हमारे यहाँ पे दिन फर्क कैसे पड़ते हैं, वो हमारे यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कैसे आता है, वो सारी चीजें यहीं से होती है हमारी। क्लियर आकाश? हाँ, इक्वेटोरियल भाई पेरीमीटर हेडिंग है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ना स्पेस कम था इसलिए मैंने लिखा नहीं, 40,075, 40,075 किलोमीटर ओनली। क्लियर? तो 40,000 है ये, 40,075 किलोमीटर कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। और पोलर पेरीमीटर कितना है जी हमारे पास में, 40,008 किलोमीटर। और एवरेज क्या आ जाएगा, यानी इसको और इसको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, जो भी आएगा अगर आप उसको 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का अंतर नहीं आ जाएगा। जब 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का अंतर आ जाएगा तो आप इनकी पूरी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वहीं से आप अपनी अर्थ की स्पीड भी निकाल सकते हैं। बात समझ आई ना? वहां से 1 डिग्री इक्वल टू फॉर्मेट कैसे आता है वो भी निकाल सकते हैं। अब ये सारी बातें अगली क्लास में देखेंगे हम, है ना। तो ये अगली क्लास के लिए बेस था बिल्कुल। ओके गाइस, तो यहां तक कोई डाउट किसी को, समझ आई हैं बातें? पेपर में क्वेश्चन जैसे बनते हैं उसी के हिसाब से करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये चीजें वो हैं जो आपकी बहुत काम आने वाली हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो चीजें आपको तब और अच्छे से समझ में आएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर जरूर सोल्व किया करो आप, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। पीवाईक्यू देखे, फिर कंटेंट पे गए, रिवीजन किया, तब जाके मॉक पे जाइए। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले मॉक लगाएंगे और फिर मॉक में कुछ पल्ले पड़ता नहीं उनके, फिर कहते हैं भाई बेड़ा गर्क हो गया जिंदगी का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बात समझ आई? जबकि ऐसा नहीं है। तो पीवाईक्यू जब आप सोल्व करते हैं तो चीजें आपकी बहुत समझ में आती है। तो यहां तक कोई डाउट गाइज? ओके ठीक है जी, क्लास मिस नहीं करनी है और चीजें हमारी इस तरीके से ही चलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।